हेलो भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम मैथ्स सीटेट मैथ्स की प्रैक्टिस सेट 3 देख रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कुछ कथन है, इसलिए कथन को पढ़ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक ऐसे एग्जाम में कथन भी पढ़ने हैं। देखिए सभी अभाज्य संख्याएँ विषम संख्या होती है। सभी एक टर्म देखिए अभाज्य संख्या है, इसमें क्या होना चाहिए, आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या होती है। क्या अभाज्य संख्या यहाँ पर आपको पता रहेगा, तभी आप ये भी कर पाएंगे। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, यानी इन्फिनाइट होती हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो खुद से या एक से कटे वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या होती है। कैसे होती हैं, जैसे कि 2 यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य संख्या है, 2 ही होती है, जो एक सम संख्या है, इसलिए आपका क्या है, ये ऑप्शन गलत है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या होती हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, फिर 13 होता है। लेकिन देखिए ये 2 अंक वाली हो गई, यहाँ हमें एक अंक से मतलब है, तो कितनी है, 4 है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती, क्या इन्फिनाइट होती हैं? जी हाँ, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन्फिनाइट होती हैं, क्योंकि नंबर्स भी इन्फिनाइट है तो अभाज्य संख्याएं भी उसमें क्या होगी, इन्फिनाइट होंगी। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जी मैंने बताया कि एक से या तो खुद से, तो ये 2 ही तो हो गए, तो क्या हो जाएगा आपका 3 और 4, 3 और 4 है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी मिले आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथ में आपका प्रैक्टिस, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे नंबर देखिए उतने ही ज़्यादा आपके बनेंगे, क्योंकि नंबर आपको मैथ में उठाने पड़ेंगे। आपको 27-28 नंबर तो लाने पड़ेंगे, ताकि आपको लैंग्वेज, अगर आपकी इंग्लिश और संस्कृत है, देखिए सबके मार्क्स डाउन लैंग्वेज में ही होते हैं, बाकी सब एवरेज 22, 23, 25 ला के अपना 110 प्लस बना लेता है। लेकिन आपको 120 प्लस लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक CDP लगभग सबका एवरेज होता है और सभी 22, 25, 27 तक तो ले आते हैं। और मैथ लैंग्वेज भी, लैंग्वेज हिंदी में सबका सही होता है, सब एवरेज 22, 25 ले आते हैं। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज या तो ये ही लोग संस्कृत होती है या तो इंग्लिश होती है, तो इस रूप में क्या होते हैं, नंबर सबके यहीं पकड़ते हैं। तो क्या करना है आपको, अगर वहाँ से नंबर आपको कट रहे हैं तो क्या करना है आपको, 2-3 सब्जेक्ट में 2-2 नंबर उठाइए। अगर मान लीजिए एवरेज 14 नंबर 15 नंबर ला रहे हैं आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्या करना है आपको, आप जितना पा रहे हैं 25 पा रहे हैं तो सब में से 27 लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आ सकते हैं, वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते। लैंग्वेज इसलिए डर लगता है क्योंकि हम उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और अब टाइम भी नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, अब तो केवल प्रैक्टिस का समय। स्कूल की NSS इकाई में प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चे को 3/4 की ग्रास चीनी देने का फैसला किया। एक NSS इकाई है, सबको कितना, 3/4। एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए 28 सही 1/2 kg चीनी मिली, यानी इतना देना है। मिली कितनी, इतनी मिली है, कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है। सबसे पहला काम क्या करना है, पूरी चीनी लिखिए, कितनी मिली उसे। तो पूरी चीनी की मात्रा होगी, देखिए अगर मुझे मान लीजिए 100 चॉकलेट है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास कितने हैं, 100 चॉकलेट हैं, और मुझे प्रति बच्चे को 2 चॉकलेट देने हैं। कितने, प्रति बच्चे को 2 चॉकलेट देने हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे होंगे उनको 3/4 kg चीनी दें, वही मतलब, या तो इसको 3/4 लिख दीजिए, मतलब ये समझने के लिए, यहाँ पे ये समझाना, प्रति बच्चे को 2 देने हैं, तो कितने बच्चे को यह चॉकलेट मिलेगी। तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जितना भी वैल्यू आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इतने बच्चे को 100 चॉकलेट प्रति, अगर बच्चे को 2 देंगे तो आप लोग को बढ़ जाएगा बराबर। तो वही काम करना है हमको, पहले पूरी चीनी की मात्रा निकालिए। 28 दूना क्या होता है, 46 कितना होता है, 40, 48 और 56 कितना होता है, 56 + 1 ये भी तो जोड़ना है, 57/2 लिख लीजिए, 57/2। अब देखिए प्रति बच्चा, अब प्रति बच्चा भी तो निकालना है कि 3 प्रति बच्चे से बच्चा भी तो निकालना है, कितने को देना है, दे पाएंगे। तो अब ये क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे, जैसे मैंने इसमें 2 से प्रति बच्चे को 2 देना है, यहाँ प्रति बच्चे को 3/4 देना है। देखिए अंश का हर का अंश में क्या होता है गुणा। देखिए सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर, और नीचे में जो ऊपर है वो ऊपर के नीचे में, आपको ऐसे समझना है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, उसके बाद जो बचा उसमें कर दीजिए, क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलिए 57 गुणे कर देते हैं 4, और 2 में किसका कर देना है, 3 का। अब देखिए क्या ये कट रहा है, 3 1 कम 3, 3 9 27, 2 दूनी के 4, 19 दूना के 38। कितने लोगों को यह चीनी मिल पाएगी, 38 लोगों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला देख लीजिए। 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि 6 और 7 का LCM XY के लघुत्तम समापवर्तक का यह आधा है। देखिए एक 6 7 है और एक XY है, यानी कि 6 7 का एक LCM है, एक XY का LCM है। तो बोला XY के LCM का आधा है, यानी यहाँ कुछ LCM है उसका आधा है। तो चलिए सबसे पहले अगर ये आधा है तो इसका ये क्या है, 2 गुना है, यही तो मतलब हुआ। अगर ये आधा है तो इसका LCM क्या होगा, इससे 2 गुना होगा, तभी तो ये आधा बनेगा।
तो यहाँ पर हमें दो डिजिट किसी दो वैल्यू का ही तो हम एलसीएम निकाल पाएंगे। तो 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, ऑलवेज 42 होगा। क्या होगा, 42 होगा। आप सब लोग एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, तो आपको बार बार वो चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बोला है, ये क्या है, एक्स वाई का आधा है, तो अगर ये आधा है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, 84, यानी एक्स वाई का एलसीएम क्या है, 84, यानी कि यहाँ से ये निकल गया। ठीक है, अब बोला है कि एक्स का मान कितना है, 12, एक्स का मान कितना है, 12, तो वाई का मान क्या होगा। अब देखिए, जब एक्स का मान 12 है, सॉरी x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा, 12 1 12, 12 7 84, तो y की मान क्या निकल कर आई 7, क्या निकल कर आई 7, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब आगे से ये आपको डाटा दिया हुआ का सबसे अच्छा सन्निकट यानी निकटतम निकटतम मान कौन सा है, यानी कि इसका निकटतम मान हमें फाइंड करना है, यानी कि 2.9 के निकट। अब इन ऑप्शन से हम जाएंगे, तो सबसे पहली बात इसके लिए आपको कुछ रूल जानने पड़ेंगे। जैसे 1 से 2 बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 1.1 आता है। क्या करना है, हमें 1 से जाना है, किससे जाना है, 1 से, यानी कि 1.0 है यहाँ पर 2.0 है, तो हमें 1 से 2 जाने के लिए सबसे पहले हमें कई सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। देखिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, फिर जब 1.9 के बाद 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 2.0, यानी कि 1 से लेकर 2, यानी कि 1 से 2 की ओर जाने के लिए हमें इतने पॉइंट चलने पड़ते हैं। तो यानी कि जो 1.5 वाला है, यानी कि जो बीच वाला जो होगा, अब वही हम उसको आधार मान लेते हैं। अगर 0.6 हो जाएगा तो आपको ये निकटतम मानना है, अगर 1.4 रहेगा तो आपको दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। लेकिन अगर 1.4 आ जाए, यानी कि जब 1 कम हो जाए, तो आपको कम वाली वैल्यू को ही निकटतम मानेंगे। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये 0.9 है, यानी कि इधर है, तो यानी कि इसका निकटतम आगे वाला होगा, तो यानी कि इसका निकटतम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 0.49 है, 0.49 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.49 को क्या लिख पाएंगे, पॉइंट क्या लिख पाएंगे, 5 लिख पाएंगे ना। तो 0.4 देखिए पॉइंट का 2 डिजिट में लिख दिया है ना, पॉइंट को 2 डिजिट में लिख दिया है, यानी कि ये 0.50 से क्या है, कम है, तो इसको पहले वाली वैल्यू को ही मान लेंगे। तो क्या लिख देंगे, आपको 7 लिख देंगे। अब देखिए ये 11 क्या है 51, अब देखिए यहाँ 0.51 हो गया है ना, तो यानी कि 5 से ऊपर हो गया है ना, तो अब क्या हो गया 51, तो यानी कि बड़ा वाला वैल्यू मान लेंगे, तो इसका बड़ा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यानी 3 गुणे 7/12 का इसमें है, 3 गुणे 7 देखिए 11 है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा, लोग फटाक से मारेंगे ऊपर 3 और 7 देखे, लेकिन ध्यान से देखना है कि नीचे भी एक वैल्यू दिया हुआ है। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी के घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी, यानी कि देखिए सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक चलना है, तो इसके बीच में देखिए एक 12 भी आएगा, यानी 6 से 12 में जाने के लिए हमें 6 घंटे चाहिए, और 12 से 3 में जाने के लिए हमें कितने घंटे चाहिए, 3 घंटे। टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 9 हावर हो जाएंगे। अब क्या करना है, आपको पता है जब एक हावर क्या होता है, जब एक हावर यानी कि जब पूरा एक हावर बनता है, तो एक हावर बनता है यानी कि 60 मिनट, जब 60 मिनट एक चक्कर पूरा करती है तो कितना होता है 360 डिग्री बनता है। तो 1 मिनट कितना डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। 1 मिनट कितना डिग्री बनाएगा, 60 मिनट बनाएगा। यानी कि जब अपना 1 घंटा, अगर केवल घंटे की बात करें तो एक जब घंटा पूरा होता है तो यह 30 डिग्री कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। 1 घंटा कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। तो वैसे 9 घंटा हमें ले जाना है तो कितने डिग्री कोण बनाएगा, 270 डिग्री कोण बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी, देखिए एक मानचित्र है, बोला है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर की बात करेंगे। जैसे कि आप जीपीएस का यूज करते हैं तो मान लीजिए हमें छोटी से छोटी चीज़ दिखाई देती है लेकिन होती वैल्यू बड़ी है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर निरूपित करता है यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितने किलोमीटर की, 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। अब देखिए आपको दे दिया है बड़ा वाला वैल्यू, अब क्या दे दिया, किलोमीटर वाला वैल्यू दिया हुआ है। अब मानचित्र पर उनकी, अब तक वैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं, इसके पहले तक क्वेश्चन पूछते थे कि मानचित्र पर इतना दिया हुआ है तो इतना डिस्टेंस है तो दोनों के बीच की दूरी निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे दूरी तो दे दिया है, अब मानचित्र की दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर, चलिए यहाँ लिखते हैं 1 सेंटीमीटर भूमि पर 400 किलोमीटर के बराबर है। तो हम क्या करते हैं 400 से भाग दे देते हैं, तो जब 400 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 0 से 0 कट गया और 4 8 32, 2 बचा 4 5 20, तो कितने सेंटीमीटर आ जाएगा आपका 8.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं, आम, सेब, तरबूज, अंगूर, यानी इन वैल्यू की वैल्यू देखिए ऐसे ही इस बार जो सीटेट में जो 28 और 29 तारीख को अब तक एग्जाम हुए उनमें ऐसे ही डिजिट दिए जा रहे हैं, कैलकुलेटिव दिए जा रहे हैं, आपको अब सरल कैलकुलेशन नहीं दिए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अपना मजबूत करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। स्नेहा ने 3 सही 1/2 किग्रा क्या किया, तरबूज लेती है। कितना, 3 सही 1/2 किग्रा क्या करती है, तरबूज लेती है, और 2 किग्रा आम लेती है।
तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। यानी कि सबको क्या कर लीजिए, सबसे पहले अलग अलग सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए तरबूज उसको मिले हैं 3/1/2 kg और प्रति किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ है। तो तरबूज देखिए 1 किलोग्राम का दाम 22.5 रुपये है। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम सबको, चलिए 22/50 को क्या करेंगे हम, देखिए आम का दिया है 22/50, जो ये 1 किग्रा बराबर है, तो हमको निकालना है 3/1/2 किग्रा में। तो यानी कि इसको क्या करेंगे, सबसे 3/1/2 कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 दूना 6 7/2 किग्रा का निकालना है हमें। तो इसमें भी क्या करते हैं 22.50 × 7/2 किग्रा से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 1 17 7 1 7 एकम 7 1 8 7 एकम 7, यानी कि इसका वैल्यू आपका निकल गया है तरबूज का। अब हमको आम का निकालना है। आम 1 किलो का आम का वैल्यू कितना है 80-60 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का निकल जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, 2 0 0 2 6 12 को 2 हाथ ना 1, ये आपका आम का निकल गया। आपको कितना चाहिए, एक तरफ लिख देते हैं 78 75, फिर लिख देते हैं 161.20। अब चाहिए हमें 1.5 kg सेब कितना है, तो 1.5 को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, सेब है 120.50, 1.5 2 1 2 1 3/2। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, 2 6 3 6 18 180.75। आपका इसका वैल्यू निकल गया। अब क्या करते हैं, अंगूर का निकाल लेते हैं। अंगूर का कितना है 110.40। अंगूर है 3/4, तो 3/4 से गुणा कर देते हैं, तो ये कट जाएगा। 4 दूना के 8 कर दीजिए, 3 3 6 18 और 3 7 21 1 22, 3 दूनी के 6 2 8 82 80। तो ये कि लिख देंगे 82 80। अब क्या करना है, अब इसको देख लेते हैं कितने का उसने सामान लिया है। 5 5 10 को 0 हाथ 7 7 14 14 14 8 1 7 7 14 2 16 16 8 24 24 24 1 24 1 25। यहाँ पर मैंने 2 एक्स्ट्रा लिख दिया कैसे, और 2 बचा, 8 2 10 10 1 11 11 2 होता है 13, कितना होता है 13, 8 2 10 1 11 13 अपना 8 8 16 16 16 6 22 22 7 29 29 और 31 को 0 अपना 3। हाँ अब सही है, देखिए 503.50। अब देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 1496.50। तो 1496.50 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। रतिराम शहर में दूध बेचता है, वो प्रतिदिन 10 लीटर दूध ₹45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 रुपये नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। तो सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपये कमाए। देखिए सितंबर में पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, तो उसकी एक दिन की कमाई 450 रुपये होगी। लेकिन साथ ही वह हर हफ्ते 50 रुपये नगर निगम को टैक्स भी देता है। तो देख लीजिए हर हफ्ते देता है, तो यानी कि इसमें से 10 दिन है, यानी कि इसमें लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय यूज हुआ है। तो क्या करेंगे हम, पर देख लीजिए सितंबर माह का पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन का निकालना पड़ेगा। एक दिन में क्या कर रहा है, वो 10 लीटर बेच रहा है, तो 30 दिन में कितना बेचेगा, वह 30 लीटर बेचेगा। 30 दिन में क्या करेगा, वह 300 कितना करेगा, वह लीटर, तो प्रति लीटर इतना कर रहा है। तो अब इसमें 3 5 15 3 5 15 3 चौका 12 1 13 13,500 रुपये, कितने 13,500 रुपये, ये पूरे 30 दिन का है। अब देखिए 30 दिन में आपके पूरे 4 हफ्ते आएंगे प्लस 2 दिन बचेगा, तो 2 दिन बचेगा, इसको भी हम क्या करेंगे, टैक्स में काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन, क्योंकि हर 7 दिन पर वह देता है, 7 दिन पर देता है, लेकिन लगता तो है वो टैक्स। तो 5 टैक्स काउंट कर लेते हैं, तो 5 गुणे प्रतिदिन 50 रुपये 250 रुपये, इसमें से आप 250 घटा देंगे तो 13,250 रुपये। तो 13,250 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको लेंथी टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। यदि आलू टमाटर प्याज की कीमत रुपये में क्रमशः 20 प्रति 500 ग्राम 12.25 प्रति 250 ग्राम, देखिए ये किग्रा में है, ये ग्राम में है, ये 250 के ग्राम में, ये आधा किलो के फॉर्म में है ना। तो अब देखिए 2 किलो आलू, और आलू है टमाटर है तो प्याज है, तो देखिए आलू है टमाटर क्रम में दिया है, तो आपको क्या करना है, 2 किलो आलू से निकाल लीजिए। 1 किलो का 20 है, तो 2 किलो आलू का दाम क्या हो जाएगा, 40 रुपये, कितना हो जाएगा 40 रुपये। 500 ग्राम टमाटर पूछ रहा है, तो 500 ग्राम टमाटर अभी फ़िलहाल ऐसे लिख लीजिए 20 रुपये, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज़रूरी है। अब देखिए 0.75 किग्रा, तो यानी कि इसमें हम 0.25 किग्रा का दिया हुआ है, तो 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो 0.75 kg पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 15 3 दूनी के 6 1 7 और 3 दूनी के 6 3 1 3, आपका 36.75 रुपये हो गया। तो अब बताइए कुल कीमत। अब देखिए अब पैसे के रूप में निकालना है, इसको क्या करना पड़ेगा 100 से, इसको भी क्या करना पड़ेगा 100 से, इसको भी क्या करना पड़ेगा 100 से, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 4,000 सिक्के, ये कितने हो जाएंगे आपके 2,000 सिक्के, ये कितने हो जाएंगे आपको 3 6 7 5 सिक्के,
इतने हो जाएंगे। अब क्या पूछा है 25 पे, चलिए इसको जोड़ लेते हैं 5 7 6 4 2 6 3 9। अब पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे से इसको डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले 5 से कर लीजिए, 5 कम 5 25 5 5 कहीं 15 और 4 5 वाटे 40 3 5 7 35 387 पैसे 25 387 25 पैसे के इतने सिक्के होंगे। ठीक है, आज मैंने इसलिए लेंदी क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी आदत बने। एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये का और उसके बाद की जितने भी प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए वह 8 रुपये भाड़ा लेता है। ठीक है, ये पहले 2 किलोमीटर का उसके बाद का है। तो मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय के लिए 249 रुपये का भाड़ा दिया। कितने रुपये? 249 रुपये का उसने भाड़ा दिया। तो उससे घर से कार्यालय की दूरी पूछ रही है, तो यानी कि इसमें 249 रुपये क्या है, यह टोटल है। कितना है? टोटल है। तो सबसे पहले हम 2 किलोमीटर का हम सबसे पहले यहाँ से निकाल लेंगे। 2 किलोमीटर की यहाँ से वैल्यू घटा देते हैं। 2 किलोमीटर का 25 रुपये दिखाया, चलिए घटा लिए। 9 में से 2 जाए, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ पर बचा 2, यानी कि अब 224 रुपये अभी, यानी कि 2 किलोमीटर की यात्रा वो कर चुका है। क्या कर चुका है? 2 किलोमीटर की वो यात्रा कर चुका है और उसके पास अभी कितने रुपये बचे होंगे? 224 रुपये। अब 224 रुपये आपको मालूम है कि उस 2 किलोमीटर के बाद जितनी भी यात्रा करेगा वो 8 रुपये का भाड़ा देगा। तो 8 रुपये से इसको डिवाइड कर देते हैं, तब तो डिस्टेंस निकल जाएगा कि वो कितने किलोमीटर चला होगा। तो 8 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 6 8 8 64, यानी कि 28 किलोमीटर यहाँ चला है। तो 28 किलोमीटर यहाँ चला है, 224 रुपये जब दिया है, और उसके पहले वह 2 किलोमीटर की यात्रा किलोमीटर की यात्रा वो कर चुका था। तो 28 और 2 कितने किलोमीटर हो गए? 30 किलोमीटर हो गए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपको इसका यहाँ पर ज़रूरत ही महसूस नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार में ये आपको फार्मूले याद रखने चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्थान ए से स्थान बी की दूरी एक मानचित्र पर 8.7 सेंटीमीटर है। कितना है मानचित्र पर? 8। यदि मानचित्र पर 1.5 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 2 किलोमीटर के बराबर है, 1.5 की 2 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? यानी कि इसकी जो दूरी होगी मीटर में कितनी होगी? जब आपको पता है 1.5 की इतनी है, तो क्या करिए, यहाँ से 1 का निकाल लीजिए। कितने का निकाल लीजिए? 1 सेंटीमीटर का निकाल लीजिए। तो 2/1.5। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो चलिए 20/15 कर देंगे। क्या कर देंगे? 20, यानी 1 सेंटीमीटर 20/15 है, तो 8.7 सेंटीमीटर यानी 20/15। क्या? 20/15। और देख लीजिए, हमको किलोमीटर से हमको मीटर में भी तो कन्वर्ट करना है, तो इसको यहीं पर 1000, चलिए 1000 या चाहे अभी कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए 3 5 15, 3 दूनी के 6 और 3 9 27। अब देख लीजिए 5 दूना के 10, 200। अब क्या करना है? सब कट चुके हैं, यहाँ से एक इसको दे देंगे, तो देखिए 29 और ये 20, ये 20। चलिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 9 36 और 4 दूना के 8 3 11, और आपके पास जीरो कितने बचे? 2। तो 11,600 मीटर। देख लीजिए ऑप्शन किस में है? 11,600 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो आपकी आज की समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, YT टीचर्स अकेडमी को जरूर से सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपका लाइक और आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है वीडियोस लाने के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।